भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं एक दो जय घोष करूंगा, सभी जोश के साथ जवाब देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अमर रहे, अमर रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अमर रहे, अमर रहे। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। अमर रहे, अमर रहे। रेखा महाजन जी से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम के संयोजक भाई में जाकर यूके में जाकर उन्होंने अपनी शिक्षा ली, किराए पे एक मकान लेकर रहते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उस प्लेस को खरीदने के बाद यहां से उनको शिक्षा का, दिवाली का उसी प्रकार वहां एक खुशी का माहौल लेकर हम वहां मिठाइयां बांटे, वहां हलवा बांटे और बाबा जी का गुणगान करें। 14 तारीख को हमारा ये कार्य रहेंगे। 15 से लेकर 25 तारीख तक पूरे प्रदेश में हर जिला में मिनिमम एक कार्य होगा, एक गोष्ठी मिनिमम एक जिला में होगी। तो अगर कहीं 2 करना चाहें वो भी हो सकती है, क्योंकि कहीं जिला में थोड़ा बहुत दूर दराज का एरिया होता है, वहां एक जगह सभी नहीं आ सकते, 2 भी कर सकते हैं। तो वहां बाबा साहब के गोष्ठी होगी, सेमिनार होंगे और बाबा साहब की उपलब्धियां, बाबा साहब ने जो कार्य किया, चाहे उन्होंने देश समाज की सेवा की, चाहे उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए कार्य किया, चाहे संविधान का ऊपर जो उन्होंने कार्य किया, जो संविधान लिखा, संविधान पारित हुआ, संविधान जो उसी संविधान के तहत जो भारत जो आगे बढ़ा, उसके ऊपर जो कार्य उन्होंने किया, उसकी सारा व्याख्यान, सारी उपलब्धियां वहां बताई जाएंगी। और खासकर जो कांग्रेस ने उनका अपमान किया, कांग्रेस ने जो उनको लताड़ा, तो अपमान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा, उनके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय जी, और बिल्कुल उनके साथ वो संविधान की कॉपी भी जिसको हमने फूल अर्पित किए। वो संविधान जो विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक संविधान है। लगभग 3 वर्ष का अंतराल है जिसे लिखा जाने में लगा। आजादी से पहले की लगभग इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन विश्व के ऐसे संविधानों में से एक संविधान जिसमें सभी के अधिकारों की रक्षा की गई। और यह उस महान विभूति ने, जब जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते, उस टीम के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने इसकी ड्राफ्टिंग जो थी वो शुरुआत की, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय देश की क्या हालत। आजादी के बाद देश के टुकड़े, 2 बड़े टुकड़े, एक भारत इंडियन डोमिनियन के रूप में, एक पाकिस्तान डोमिनियन के रूप में, और अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि देश उसके बाद भी वैसी परिस्थितियों में धकेले जाने की प्रक्रिया अंग्रेजों द्वारा उस समय भी की गई। आजादी देने के बाद भी उनका ध्यान इसी तरफ था कि किस तरीके से भारत को किसी भी कीमत में आगे नहीं बढ़ने देना। वो जानते थे कि पाकिस्तान वैसी परिस्थितियों में नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो ये भी जानते थे कि जैसी परिस्थितियों में बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे नेता, बाबा भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान व्यक्तित्व जो इस भारतवर्ष में है, इनके चलते भारत कभी पीछे नहीं जाए। अगर आप लोग उस संविधान को देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर तबके के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कि वो कोई मातृशक्ति है, कोई नौजवान है, कोई किसान है, कोई वहां पर देश में रहने वाला मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख समाज का है, हिंदू है, इन सब के लिए उन्होंने एक साथ
प्रताप और सभी लोगों को उनका हक मिले, इसकी तरफ मिलकर उन्होंने कार्य किया। मित्रों, उस महान विभूति को हम सबको याद रखना चाहिए। बौद्ध धर्म जो था वो स्वीकार किया, और तीसरा स्थान वो जो नागपुर में था, उस स्थान को भी जो है उन्होंने इस स्थान के लिए भी वो चुना के इसको भी एक तीर्थ के माध्यम बनाए। मित्रों, इस महान विभूति, इस महान शख्सियत की जो था देहावसान जो था वो दिल्ली में हुआ। दिल्ली में संस्कार करने के लिए ऐसे नेताओं के लिए तो जगह थी जो कांग्रेस से संबंधित थे, लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से उस वक्त पूछा गया कि क्या इनकी समाधि हम लोग दिल्ली में बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोग दिल्ली में नहीं बनाने देंगे, इनका वो स्थान मुंबई में है, वहां जाकर उनको ले जाइए। अब सोचिए कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने वाला व्यक्ति, इस देश को एक सम्मान देने वाला व्यक्ति, उसको समाधि जो थी वो दिल्ली में नहीं बना रही। उस स्थान को भी जो है एक तीर्थ के रूप में प्रधानमंत्री जी ने बनाया, और 5वां वो स्थान जहां पर उनकी अंत्येष्टि हुई थी, अंतिम संस्कार हुआ था, उस 5वें स्थान को भी एक तीर्थ के रूप में उजागर किया। ये 5 तीर्थ, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को, अगर कांग्रेस चलती रहती तो मित्रों ये मान के चलिए कि कभी किसी के ध्यान में ये नहीं आता कि ये महान शख्सियत भी। हमें भी एक समय आने के बाद हमें ध्यान में है कि संविधान लिखने वाले व्यक्ति को जो था कभी आदर नहीं दिया गया, और उस महान विभूति के जो 5 स्थान जिनके बारे में मैंने जिक्र किया, उस महान विभूति को जो था उनको अपना, चाहे इस संसार में जाने के बाद लोग उनके नाम को याद रखेंगे कि उस महान शख्सियत ने हम सबके सामने वो दिन रखा है। और आज 5 तीर्थ के रूप में उन तीर्थों में हम लोगों का जाना भी जो है वो लगातार होगा। और उस महान शख्सियत के बारे में आप लोगों को मैं ये भी एक ध्यान में ला दूं कि जब 370 हमारे ऊपर थोपा गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर जो था एक विधान एक निशान एक प्रधान की लड़ाई रखी, लेकिन जब संविधान को लेकर उन्होंने अपनी बात रखनी थी, जब एक पार्लियामेंट के बीच में उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा था कि ये विषय बहुत गंभीर है, हमें देश में रहने वाले हर क्षेत्र को एक सा व्यवहार करना है, कश्मीर को उसका अलग से दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। और फिर भी अंतम जाते जाते भी ये मैं कहूंगा कि उन्होंने ये शब्द लिखा कि ये एक टेम्परेरी फेज है, घिसते घिसते जो है वो घिस जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि उस महान विभूति को यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके इस पखवाड़े में, जिसकी कृपाई जी ने एक विषय रखा कि 13 से लेकर 25 तक हम लोग अलग अलग जिलों में कार्यक्रम रखेंगे, अलग अलग मंडलों में कार्यक्रम रखेंगे। मेरा मानना है कि केंद्र की तरफ से माननीय जेपी नड्डा जी की तरफ से एक बहुत अच्छा प्रयास है कि ये 15 दिन हम लोग हर स्तर पर हर भारतीय को पता चलना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान, और इस संविधान के चलते जो हक हमें मिल रहे हैं और उन हकों को भी पाने के लिए आज देश में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो हक भी हम लोग पाने में जो पिछले समय से कई समयों से हम लोग वंचित थे, लेकिन आज उस हक को भी हम लोग पा रहे हैं। मैं प्रमोद कपाही जी और उनकी पूरी टीम को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। आयोजित की गई, जिसका प्रथम सत्र एक मार्गदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का मिला, जिस प्रकार से यहाँ आदरणीय सत शर्मा जी का हमें मिला है, पूरे देश के वहां जो बैठी थी करीब वो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती, और आज इस प्रदेश कार्यशाला के अंदर हम ये मानकर चलते हैं जो यहाँ पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति हैं वो प्रदेश की लगभग 1.25 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसके लिए आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। अर्थात जो आप सोचेंगे, जो आप करेंगे, जो आप प्रेरणा देंगे, जो मैसेज देंगे, वो पूरे प्रदेश में जाता है। आज हम इस कार्यशाला के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी की उपेक्षा की, जीते समय भी
और मृत्यु के पश्चात भी। ये एक प्रकार से उसका एक वृत्ति बन गई, एक प्रकार से सोच बन गई कि किस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान कर जो डॉक्टर अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं उनको भी किस प्रकार से उनको नीचा दिखाया जाए। ये सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं था, एक संपूर्ण दलित समाज, एक शोषित पीड़ित उत्पीड़ित समाज का एक प्रकार से उसको दबोचना, उसको इस प्रकार से परेशान करने वाली बात। क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर को उस समय भी और आज भी और आने वाले समय में भी जो एक गरीब समाज है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, एक दलित समाज है, शोषित पीड़ित ओबीसी, सभी उनको अपना प्रेरणा मानते रहेंगे और कुछ लोग तो उनको भगवान भी मानते हैं। मैं डॉक्टर अंबेडकर जी के विषय में कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था, ये उनकी राष्ट्रवादिता को, राष्ट्रभक्ति को दर्शाने के लिए मात्र एक शब्द ही काफी है, एक लाइन ही काफी है। वो कितने बड़े राष्ट्रभक्त थे और जब तक ये सूरज चांद रहेगा, भारत में लोकतंत्र रहेगा, भारत में संविधान रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रहेगा जैसे। और इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर के जब प्रति है जो विरोध की भावना है वो किस प्रकार से उनके अंदर थी, सुलगती थी। उन्होंने बाबू जगजीवन राम को खड़ा किया। वो बात अलग है कि वो भी अनुसूचित जाति वर्ग के ही हैं, लेकिन एक तरफ काम करने वाले लोग और एक तरफ विरोध की भावना करने वाले लोग, ये हमको स्पष्ट जानना चाहिए। संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव के अंदर मुंबई प्रीमियर के कांग्रेस के नेता थे बीजी खरे। उन्होंने कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को संविधान सभा के लिए नहीं चुना जाए। देखिए, चुनाव पहले भी होते आए, आजादी और आजादी से पहले भी उन्होंने कोशिश की। ये अनटचेबल व्यक्ति है, ये व्यक्ति ऐसा है कि ये बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है और पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी जनता को सही सही समझाएगा, कहां अच्छा है क्या बुरा है उसके विषय में समझाएगा। तो उन्होंने कहा इसको हरा, उसको नहीं तो हमारी जो भ्रम की राजनीति तो खत्म कर देंगे। यानी आजादी से पूर्व से ही भ्रम पैदा करना, कंफ्यूजन पैदा करने की जो एक राजनीति कांग्रेस की वो चली आ रही। और उन्होंने कोशिश की बीजी खरे ने कि ये जो है संविधान सभा में नहीं चुना जाए डॉक्टर अंबेडकर जी को। तो एक पश्चिम बंगाल से नमो शूद्र, बंगाल जो पूरा का एक पूरा बंगाल, उसके अंदर नमो शूद्र एक जाति है। अधिकांश नमो शूद्र पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश के अंदर है वहां चला गया। तो किस प्रकार से सोची समझी राजनीति थी। उन्होंने कहा ये इसके अंदर यहां से जोगिंदर नाथ मंडल जी के विषय में बता दूं, जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर जी यहाँ के संविधान निर्माता हैं, उसी प्रकार से जोगिंदर नाथ मंडल जी भी वहां के पाकिस्तान के संविधान निर्माता रहे। बाबा साहब ने डॉक्टर अंबेडकर जी ने उनको खूब समझाया था कि मत जाओ आप यहाँ पाकिस्तान में, बांग्लादेश जो इस समय का है पूरी पाकिस्तान में मत जाओ। नहीं माने, लेकिन 1.5 साल बाद उनको वापस आना पड़ा। उनकी ऐसी हालत कर दी और वो एक तरह से निर्वासित जीवन, गुप्त जीवन उन्होंने जिया। ऐसी हालत करने वाले लोग हैं ये लोग। और वहां से आकर यहाँ पर वो रहे। लेकिन जब उस समय जोगिंदर नाथ मंडल जी ने उनको कहा कि आपको चुना जाएगा, कोई चिंता मत करो, तो जिन क्षेत्रों से बाबा साहब अम्बेडकर जी को वोट मिलती थी वो क्षेत्र थे बारिसाल, जैसोर, खुलना और फरीदपुर। तो मुस्लिम क्षेत्र नहीं होने के बावजूद इन्होंने क्या रणनीति चली, 50% जहां पर जिस जिले में मुस्लिम हो 30% उसको भी उन्होंने पाकिस्तान को देने का निर्णय एक तरह से योजना बना ली थी। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं थे, कोई जिला हो, क्षेत्र हो, ये योजनाबद्ध तरीके से लोग काम करने वाले लोग थे। लेकिन यहाँ हिंदू वो लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, दलित लोग रहते थे।